दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो जीएस के 30 प्रश्न आते हैं उसका समाधान खोजने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज हम जो जीएस का पाठ्यक्रम दिया है उसमें जो हमारी 5वीं यूनिट है जिसमें भारतीय इतिहास एवं भूगोल की चर्चा की गई है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सेकेंड पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिया गया है। देखिए उसमें जो सेकेंड पॉइंट है कि इसमें भारतीय इतिहास एवं भूगोल में जो सेकेंड पॉइंट है उसमें दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है ना, कहाँ दिया, क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यह भी इंगित किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक, तो 1857 से लेकर के और 1950 तक। ठीक है ना, यानी पहले गदर से लेके आजादी मिलने तक की जो घटनाएं हैं वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं जो यूनिट 5 है भारतीय इतिहास एवं भूगोल उससे संबंधित जो सेकेंड पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 1857 से लेकर के 1950 तक की घटनाएं पूछे जाने की चर्चा की गई है, तो उसी से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। और सबसे पहले मैं 1857 की चर्चा करूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस की शुरुआत यहीं से है। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना। और इसके पहले अगर आपने आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है, पर्यावरण की वीडियो नहीं देखी है, या जो है संविधान की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जल्दी से जाइए एग्जाम कांकस चैनल की प्ले लिस्ट में। वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, वहां जाइए और उन सारी वीडियो को देख डालिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले हम लोग 1857 पढ़ेंगे यानी गदर, और गदर से धीरे धीरे चलते हुए हम लोग 1950 यानी आजादी मिलने तक चलेंगे। ठीक है, और हमारे सिलेबस में यही इतना दिया है तो हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कोई भी अनावश्यक तथ्य या अनावश्यक बातें पढ़ाई के दौरान नहीं होती हैं। पहले मैं थोड़ा कुछ बोल लेता हूँ, हो सकता है यह भी आपको बुरा लगता है, लेकिन चूंकि सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, इसलिए उतना एक्स्ट्रा बोलता हूं, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले जो कारतूस हैं उनसे चलने वाली जो एनफील्ड राइफल है ये कब शामिल की गई? देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो 1857 आंदोलन की शुरुआत थी वह जो है चर्बी वाले कारतूस के कारण ही शुरू हुई थी। यह तत्कालीन कारण था जिसके कारण 1857 के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, विद्रोह यहीं से उठा हुआ था, इसीलिए ऐसा कहा गया है, इसीलिए इस प्रश्न के बारे में पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ऑप्शन ए है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 और ऑप्शन डी है फरवरी 1857। तो कब शामिल की गई थी? तो सबसे पहले शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। बी ऑप्शन सही है। दिसंबर 1856 में जो पहले इसमें अंग्रेजी भारतीय सेना में जो बंदूक चलती थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस उसका नाम था। और ब्राउन बेस को हटा करके दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल शामिल की गई। ठीक है ना, एनफील्ड राइफल शामिल की गई। और सबसे मजे की बात है कि इसके प्रशिक्षण के लिए कुछ स्थान निर्धारित किए गए थे, जैसे एक स्थान था डमडम, डमडम में, अंबाला में, डमडम में, अंबाला में और सियालकोट में। ठीक है, डमडम, अंबाला और सियालकोट में इसका प्रशिक्षण होता था। ठीक है ना, अब देखिए बाद में 18 जनवरी 1857 में ही बंगाल की सेना में यह बात फैल गई कि उसमें जो पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जो उसका कैप लगा होता था वो उसके कारतूस पे, और उस कैप में ये बताया गया कि उसको मुलायम रखने के लिए उस कैप में गाय और सुअर की चर्बी डाली गई है। ठीक है ना, गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है उस कैप में। ठीक है ना, अब देखिए गाय और सुअर की चर्बी सुनते ही भारतीय जो है तुरंत उबल पड़े और उन्हें लगा कि हमारे धर्म पे संकट है। खैर अंग्रेजों का जो व्यवहार था उससे यह बात को समझने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी कि अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी कारण सबसे पहले यही जो है, जो गाय और सुअर की चर्बी है, यही जो है 1857 के विद्रोह का सबसे पहला कारण बना। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। कब भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारक
क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य या तात्कालिक कारण क्या था? आपको यह बताना है, मुख्य या तात्कालिक कारण भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1857 के जो संग्राम है उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। अब उसका मुख्य या तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए वही हमने बताया कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है ना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, मतलब गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को अगर जो है भारत के सैनिकों को खिलाया जा रहा है, तो भारत के सैनिक अगर हिंदू है तो हिंदू के लिए गौ हत्या वर्जित है, और अगर मुसलमान है तो मुसलमान जो है, मुसलमान सुअर की चर्बी का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है ना, यह उसके लिए वर्जित है। तो इसलिए हिंदू और मुसलमान जो दोनों सैनिक थे उन्हें दोनों को लगा कि यह हमारे धर्म पे खतरा है और अंग्रेज हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए सबसे पहला जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो इसी कारण से हुई। तो यह मान लीजिए कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अब देखिए सैनिक असंतोष, तो यह दूसरी बात है, पूछा क्या है, तात्काल मुख्य या तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण यही था जिसके कारण मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, यही तात्कालिक कारण था, ठीक है। उसके बाद सैनिक असंतोष, कृषक असंतोष, तमाम सामाजिक असंतोष ये सब विद्यमान थे, वो अलग विषय थी, लेकिन तात्कालिक और मुख्य ये दो शब्द को पकड़ लीजिए, इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इस बात को समझेंगे नहीं, इस अंतर को नहीं समझेंगे तो आप सीधे सैनिक असंतोष मार देंगे, लेकिन आयोग इसे नहीं मानेगा, ठीक है ना। उसने क्या कहा है, मुख्य या तात्कालिक कारण उसने पूछा है, तो आपको मुख्य या तात्कालिक कारण के बारे में ही बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इसका मुख्य या तात्कालिक कारण क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मैं एक प्रश्न को इतनी बार रट देता हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े, क्योंकि बहुत सी चीजें अभी आपको पढ़नी बाकी है, ठीक है ना। तो एक बार हमारे साथ आप पढ़ेंगे फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? अब बताइए कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो देखिए मंगल पांडे विप्लव से बैरकपुर, कहाँ से जुड़े थे, बैरकपुर से, ठीक है ना। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे, बैरकपुर से जुड़े थे, और 1857 में 29 मार्च के दिन, कब, 29 मार्च 1857 को, देखिए मैं डेट तो नहीं बताता, केवल वर्ष बताता, लेकिन लोक सेवा आयोग की हालिया परीक्षा ने ये चैतन्य कर दिया है कि आप डेट भी बताइए, नहीं तो समस्या हो सकती है, इसीलिए मैं डेट भी बता दे रहा हूं। 29, अगर आपको याद होगा तो याद करिएगा, नहीं तो फैक्ट तो जरूर याद रहने चाहिए, ठीक है ना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। 29 मार्च 1857 को कहाँ पे, बैरकपुर में सैनिकों ने जो चर्बी वाला कारतूस था उससे, उस चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, और जब चर्बी वाले कारतूस से इनकार कर दिया उसमें उन्होंने जो है मंगल पांडे उसमें सबसे आगे थे, कौन थे, मंगल पांडे उसमें सबसे आगे थे, और उन्होंने मंगल पांडे सबसे आगे थे, और उन्होंने अपने एजुडेंट मतलब अपने अधिकारी पर, एजुडेंट कहते थे उसे, एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या भी कर दी, ठीक है, एजुडेंट की हत्या कर दी उन्होंने, किसी ने, मंगल पांडे ने, ठीक है ना। तो मंगल पांडे कहां से जुड़े थे, बैरकपुर से जुड़े थे। एक चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न में यह पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है ना। तो यह जो है मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे, तो देखिए मंगल पांडे बंगाल की मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, कौन, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है, और यह बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया और अपने एजुडेंट की हत्या कर दी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, यह याद रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा, एक साथ दोनों प्रश्न आपके तैयार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। अब देखिए इसमें यह प्रश्न दूसरे तरह से आ गया, ठीक है, यह प्रश्न दूसरे तरह से आ गया, और दोनों तरह के प्रश्न, अब देखिए इसमें क्या है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो यह कारण क्या था, सैनिक असंतोष, क्या था, 1857 की प्रमुख कारण क्या था, नहीं, अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है। 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, वह था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब ब्रिटिश साम्राज्य की क्या नीति, वही
चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, तो एक प्रश्न को 2 या 3 तरह से आपने पढ़ लिया। तत्कालीन कारण क्या था? धार्मिक खतरा था, धार्मिक असंतोष था, या धर्म पे खतरा जान के ऐसा किया गया। और फिर 1857 की क्रांति का अगर दूसरा क्रांति का प्रमुख कारण पूछा गया, देखिए इसमें तात्कालिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह अंतर है। इसमें क्या किया गया है? इसमें तात्कालिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल क्या कहा गया है? प्रमुख कारण क्या था। ठीक है ना, तो जो दूसरा प्रश्न है यह पहले और इसमें अंतर है। तो इसमें तात्कालिक कारण प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति में क्या क्या आएगा? एक तो वही गाय व सुअर की चर्बी वाला जो कारतूस था, गाय व सुअर की चर्बी वाला जो कारतूस था, एक वो आ गया। बाकी सैनिक असंतोष, बाकी सामाजिक असंतोष सब उसी में समाहित हो जाता है। वह नीति का मतलब जितनी नीतियां ब्रिटिश सरकार की थी सब आखिर नुकसानदायक ही थी। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुई। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? लखनऊ है, झांसी है, मेरठ है, कानपुर है। तो 1857 की क्रांति इन सब में सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई? तो वह प्रारंभ हुई मेरठ में। ठीक है ना, 1857 की क्रांति कहां प्रारंभ हुई? मेरठ में प्रारंभ हुई। और मेरठ में कब प्रारंभ हुई? 10 मई को। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। इसके पहले हमने आपको बताया था कि मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया और गाय और सुअर की चर्बी का वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने एजुटेंट की हत्या कर दी। अब देखिए 29 मार्च से एक महीना अप्रैल हो गया, 29 अप्रैल और 10 मई, मतलब एक महीने 10 दिन बाद 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया। ठीक है, बिगुल फूंक दिया गया। और यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने, कहा कि मेरठ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। किससे? चर्बी वाले कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। और जो है छूने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, क्रांति कर दिया, विद्रोह नहीं क्रांति कर दिया, बगावत कर दी। ठीक है ना, तो यह हो गई मेरठ से जो है इसकी शुरुआत होती है। अगला देखते हैं, छठवां प्रश्न है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? आपको बताना है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। मतलब एक बार इस पर किसका कब्जा हो गया था? विद्रोहियों का या स्वतंत्रता सेनानियों का कब्जा हो गया था एक बार, लेकिन फिर उसे अंग्रेजों ने उस पर कब्जा जमा लिया, उसे पुनः अधिकृत कर दिया। तो ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है कानपुर। तो किसे पुनः अधिकृत किया अंग्रेजों ने? आप बताइए कि इसमें से किसे अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया? तो वह पुनः अधिकृत किया किसे? दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली को अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत कर लिया, सबसे पहले अधिकृत किया। ठीक है ना, जब चूंकि वहां से मेरठ से चल के सेनानी सीधे आ गए थे दिल्ली, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना राजा बनाया और उनके हाथ में नेतृत्व दिया कि आप हमारा नेतृत्व करिए और जो है हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर ने फिर उस नेतृत्व को स्वीकार भी किया था। इसीलिए सबसे पहले अंग्रेजों का जो टारगेट था वो दिल्ली पर था। और दिल्ली में कैप्टन निकोलसन, किसने? याद रखिएगा, यह पूछता है। ठीक है, दिल्ली में कैप्टन निकोलसन, इस नाम को याद रखिएगा, पूछा जाता है। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को, कब? 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है ना, 20 सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है ना, अंग्रेजों ने पुनः इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 7वां प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? आपको बताना है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो ऑप्शन ए है कमल और रोटी, ऑप्शन बी है बाज, ऑप्शन सी है रुमाल और ऑप्शन डी है 2 तलवारें। तो बताइए 1857 के विद्रोह का 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वह क्या था? तो देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वह था कमल और रोटी। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। ठीक है ना,
तो इसका ये ऑप्शन सही है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का क्या प्रतीक था? कमल और रोटी था। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं, जो इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े हैं उन्हें ये प्रश्न आते होंगे, तो अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो इतिहास विषय ऐसा है जो लोग कम पढ़ना पसंद करते हैं, जिनका इतिहास में जिनकी रुचि नहीं होती है, लोग कहते हैं कि इतिहास जो है जल्दी याद नहीं होता है, भूल जाता है। इसीलिए हम छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम थोड़े से बड़े लेकिन जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है सिर्फ उतने ही प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, एक व्यू आपको डेवलप हो जाएगा और धीरे धीरे इतिहास में आपका इंटरेस्ट भी जगने लगेगा। इसीलिए छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में रेगुलर पूछे गए हैं। ठीक है, ये अनावश्यक प्रश्न नहीं है, हमेशा ऐसे ही प्रश्न है, अनयूजुअल नहीं प्रश्न नहीं है, ये ऐसे प्रश्न है जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे भी हम और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी आपकी समझ इसके प्रति विकसित हो जाए। और जिन्हें इतिहास आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उन्हें तो आता ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो आप बताइए कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना जो थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। आपको पता होगा कि वाराणसी में एक घाट है जिसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिकर्णिका घाट। ठीक है ना, तो बनारस में जो ये वाराणसी में जो ये घाट है जिसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है, यह रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है। क्या नाम है? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, बचपन का नाम है किसके? रानी लक्ष्मीबाई के। क्या? मणिकर्णिका। इसीलिए वाराणसी में मणिकर्णिका एक घाट है। ठीक है ना, और इनका जन्म देखिए वर्तमान में वाराणसी में कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को। 19 नवंबर 1835 को जो है इनका जन्म वाराणसी के गोल घर में हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अभी तक किसी भी परीक्षा में इनके जन्म की तिथि को नहीं पूछा है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको लगे कि इसे याद करना आवश्यक है तो आप याद कर सकते हैं। अभी तक मुझे किसी ऐसी परीक्षा में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म तिथि के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं मिला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का नवा प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? आपको बताना है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है मांडू, और ऑप्शन सी है जबलपुर, और ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म वाराणसी में हुआ था। जन्म हुआ था वाराणसी में, और इनकी समाधि है, समाधि स्थल कहाँ है? तो इनकी समाधि है ग्वालियर में। ठीक है ना, तो इसे दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, और इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। तो इसे दोनों बातों को याद रखिएगा। ठीक है ना, इनकी जो वीर गति को ये प्राप्त हुई थी तो 17 जून 1858। ठीक है ना, 17 जून 1858 को यह वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और उस समय इनका जो युद्ध था वह जनरल ह्यूरोज से हो रहा था। अंग्रेजी जनरल था, जनरल ह्यूरोज से यह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। बाद में ह्यूरोज ने उनसे कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। देखिए ह्यूरोज का वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में क्या है? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है ना, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यह ह्यूरोज ने कहा था, जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा था। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। इसे याद रखिएगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह, और ऑप्शन डी है बिरजिस कादिर। तो देखिए 1857 के बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो थे खान बहादुर। याद रखिएगा, इनके बारे में परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर थे। ठीक है ना, बरेली में जो है, बरेली में
मैं आपको बताऊं कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक, रुहेलखंड के पूर्व शासक, ठीक है, बरेली में रुहेलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे खान बहादुर, ठीक है ना, खान बहादुर उत्तराधिकारी थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह की अगुवाई की, ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह की अगुवाई की या उसे लीड किया, ठीक है ना, विद्रोह की अगुवाई की। अब देखिए इन्होंने क्या किया, पहले जो है एक तो ये ब्रिटिश पेंशन पे रहते थे, किस पे रहते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें पेंशन प्राप्त किया, पेंशन दे दिया गया था, तो पेंशन पे रहते थे, पहले बहुत इंटरेस्टेड नहीं हुए, लेकिन जब इनको पता चला कि विद्रोह बड़े लेवल पे चल रहा है और लगता है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो उन्होंने तेजी से एक्शन लेते हुए खुद प्रशासन की बागडोर संभाल ली, खुद जो है प्रशासन की बागडोर संभाल ली, ठीक है ना, खुद प्रशासन की बागडोर संभाल ली और तुरंत जो है 40,000 सैनिकों की एक सेना तैयार कर दी, कितने, 40,000 सैनिकों की एक सेना तैयार कर दी, ठीक है ना। और उसी समय चूंकि बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने चूंकि उन्हें ही विद्रोहियों ने उन्हें ही अपना राजा चुना था, नेतृत्वकर्ता चुना था, तो बहादुर शाह जफर ने तुरंत क्या किया, उन्हें वायस राय के पद पर नियुक्त कर दिया, किसे, खान बहादुर को, बहादुर शाह जफर ने इन्हें खान बहादुर को वायस राय के पद पर नियुक्त कर दिया और उन्होंने फिर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, किसने किया, खान बहादुर ने। तो 1857 में जो बरेली विद्रोह के नेता थे वो कौन थे, खान बहादुर थे, ठीक है ना, बस इतना ही आपके लिए जरूरी है, बहुत अंदर जाएंगे तो इतिहास बहुत बड़ा है, फिर उसमें उलझन ज्यादा हो जाएगी, आपके लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था। तो देखिए अभी इनके बारे में हमने बता दिया था, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था, तो वह ह्यूरोज से, ठीक है, ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था और ह्यूरोज से युद्ध करते हुए ही वह वीरगति को प्राप्त हुई थी। और कब वीरगति को प्राप्त हुई थी, 17 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी, यह तिथि याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 12वां प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो वह लखनऊ में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बेगम ऑफ अवध, ठीक है ना, बेगम ऑफ अवध ने 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किया था, ठीक है ना। अब बताइए लखनऊ या अवध में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अवध में कभी कभी मिलान करने को आ जाता है, अवध में या लखनऊ में, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, अवध में या लखनऊ में जो विद्रोह है 1857 के जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ था वह 30 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 30 मई 1857 को अवध में या लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वह 30 मई 1857 को हुआ था। और इसका नेतृत्व किया था एक महिला का नाम आप बहुत सुनते होंगे, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल उनका नाम था और इन्हें क्या कहते थे, बेगम ऑफ अवध, क्या कहते थे, बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल को क्या कहते थे, बेगम ऑफ अवध। और इनके नेतृत्व में ही अवध में 30 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। अब देखिए मैंने इन प्रश्नों को इसलिए शामिल किया है कि 1857 से यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है 1857, इसलिए यहां से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आ सकता है, इसलिए हमने अपनी वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है, ठीक है। अब देखिए इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेता कौन था, ठीक है ना। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे, ऑप्शन ए है नाना साहब, ये ब है, यहाँ ब नहीं लिखा गया है, ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है मौलवी लियाकत अली। तो आपको बताना है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 के संग्राम का नेतृत्व इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था, तो इसे याद रखिएगा, मौलवी लियाकत अली ने 1857 के संग्राम का नेतृत्व कहाँ था, किया था, इलाहाबाद में किया था, ठीक है ना। और यहाँ के विद्रोह को समाप्त किसने किया था, तो इलाहाबाद के विद्रोह को समाप्त किया था जनरल नील ने,
जनरल नील था, ये अंग्रेजी जनरल था, इसने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था, यह भी याद रख लीजिएगा। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे, और यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था जनरल नील ने, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है आज का, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? आपने इस प्रश्न से कई बार 2-4 किए होंगे, क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां की थी? तो बताइए, सबसे ज्यादा संख्या थी अवध से, क्योंकि सबसे ज्यादा सेना में जो सैनिक थे वह अवध के ही थे, ठीक है ना। तो अवध के सिपाहियों की संख्या सबसे ज्यादा विद्रोह में थी, ठीक है ना। तो 1857 में भाग लेने वाले जो सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी वो कहां से थी? तो वह अवध के सिपाहियों की संख्या थी, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, अवध के सिपाही सबसे ज्यादा थे 1857 के विद्रोह में, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 15वां प्रश्न आज का, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, इनके बारे में आप बताइए कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो ऑप्शन ए है अजीमुल्लाह, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो देखिए नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे, ठीक है ना। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे तात्या टोपे थे, ठीक है ना। देखिए कानपुर में, एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाना साहब का जो मुख्य अड्डा था वो कहाँ था? कानपुर में था, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी मिलान करने को आ जाता है कि कानपुर से संबंधित है, तो नाना साहब जो है कानपुर में, इनको 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर में पेशवा घोषित किया गया, ठीक है। नाना साहब को 5 जून 1857 में 57 को कानपुर में इन्हें पेशवा घोषित किया गया, और वहां इन्हें पेशवा घोषित करने के बाद पेशवा मान करके स्वतंत्रता की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? स्वतंत्रता की घोषणा की गई, स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और इस घोषणा के पश्चात तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ बनाया गया। किसको? तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ बनाया गया, ठीक है ना। तात्या टोपे को उनकी सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। अब आपको याद हो गया, चीफ बनाया गया। अब आपको याद हो गया कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। नाना साहब कहाँ के विद्रोह से संबंधित हैं? तो कानपुर में, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? कानपुर में। अब देखिए इसमें एक और बात है, तात्या टोपे का जो एक अन्य नाम था, उन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। किसे? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यह महाराष्ट्र से चल करके महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बाद में ये जो है नाना साहब की सेवा में आ गए। किसकी? नाना साहब की सेवा में आ गए, ठीक है। और इन्होंने इनके साथ मिलकर 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित किया, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इन्हें पकड़ने का बहुत प्रयास किया। जब नहीं पकड़ पाए तो इनके एक मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने अंग्रेजों की मुखबिरी कर दी, और ये पारो के जंगल में ये सो रहे थे। पारो के जंगल में ये सो रहे थे और वहां मान सिंह ने इन्हें पकड़वा दिया। और बाद में 18 अप्रैल 1859 को, कब? 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि तात्या टोपे का एक अन्य नाम है रामचंद्र पांडुरंग, और इनके मित्र मान सिंह ने इनके साथ गद्दारी की थी और इन्हें पकड़वा दिया था, ठीक है। 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी हो गई, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। अब देखिए मैं वही चर्चा कर रहा था कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में तात्या टोपे के जो मित्र थे वो थे मान सिंह। मान सिंह ने जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर के तात्या टोपे के साथ गद्दारी की और उसे अंग्रेजों के हाथ, मतलब अंग्रेजों से पकड़वा दिया तात्या टोपे जी को। और जो है 18 अप्रैल 1859 को, फिर से मैं ये डेट बता देता हूं, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा।
डी ऑप्शन सही है। देखिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? देखिए अभी हम बता चुके हैं। तो 1857 के क्रांतिकारियों में से वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तो यह था तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? ठीक है, तो कुंवर सिंह के बारे में पूछा गया है। सोचिए, कुंवर सिंह बिहार में होने वाली कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, या भारत में कह लें होने वाली कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जब 1857 की चर्चा हो और कुंवर सिंह की चर्चा न हो, ठीक है ना। तो कुंवर सिंह, इनको वास्तव में केवल बिहार का शेर कहा जाता है, लेकिन ये केवल बिहार नहीं बल्कि भारत के शेर थे, ठीक है ना। ये भारत के शेर थे और इन्होंने अंग्रेजों को पानी पिला दिया था, ठीक है ना। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने कहां से किया था? बिहार में किया था। अब ठीक है, बिहार में किया था, तो बिहार में कहां किया था? तो बिहार के शाहाबाद जिले, कहां? बिहार के शाहाबाद जिले, शाहाबाद जिले में, शाहाबाद जिला वर्तमान में कहां है? भोजपुर में स्थित है, ठीक है ना। शाहाबाद जिला कहां है? वर्तमान में भोजपुर जिले में स्थित है। शाहाबाद में एक जागीर थी जिसे जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था, जगदीशपुर, और वहीं के जागीरदार थे कुंवर सिंह, ठीक है ना। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया और उन्होंने अदम्य शौर्य, वीरता और साहस का परिचय दिया। और मैंने कहा ना कि उन्होंने अंग्रेजों को पानी पिला दिया। और कुंवर सिंह का भौकाल कहाँ था, मैं आपको बता देता हूं कि कुंवर सिंह का जो प्रभाव क्षेत्र था वह था रोहतास, रोहतास, मिर्जापुर, रोहतास के बाद मिर्जापुर, रीवा, रीवा, बांदा, बांदा और लखनऊ, ठीक है। रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक, लखनऊ तक कुंवर सिंह का भौकाल था, ठीक है ना। इतने क्षेत्रों तक कुंवर सिंह का प्रभाव था और कुंवर सिंह यहां तक लड़ाई लड़ते थे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इवन देन कुंवर सिंह जो है कानपुर में नाना साहब की मदद के लिए, वो कानपुर में नाना साहब की मदद के लिए कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ कालपी की ओर जा रहे थे, ठीक है ना। और 26 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों से एक युद्ध के दौरान उन्हें काफी घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को इस शेर ने जो है अपनी अंतिम सांस ली, ठीक है। तो कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद जिले, जो वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित है, वहां की जगदीशपुर, जगदीशपुर जागीर के जागीरदार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व प्रदान किया था। और इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वह था रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ में, ठीक है ना। और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई या वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो देखिए कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। तो इसे याद रखिएगा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में आरा में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आज का 20वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था। तो ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल। देखिए बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह से संबद्ध थी और इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं, ठीक है। बेगम ऑफ अवध भी इन्हें कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुंवर सिंह के बारे में अभी हमने बताया है। कुंवर सिंह भारत के बब्बर शेर थे और इनकी एरिया न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक फैली हुई थी, जहां तक वो प्रभावपूर्ण ढंग से युद्ध किया करते थे और अंग्रेजों को पस्त करके रखा था, ठीक है। तो कुंवर सिंह भी 1857 के विद्रोह से में सम्मिलित थी। एक है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन माना जाता है। अगर आपको किसी परीक्षा में यह पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपना कट्टर दुश्मन किसे घोषित किया था, तो अंग्रेजों ने अपना कट्टर दुश्मन घोषित किया था मौलवी अहमदुल्लाह को। और मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद जिले में इन्होंने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था इन्होंने। इसी से अंग्रेजों ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। सोचिए 1857 में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है, वर्तमान में यह इनाम की राशि कितनी होती? 50 करोड़ होती कम से कम, ठीक है ना।
वर्तमान में तब का जो 50,000 है वो इस समय 50 करोड़ की इनाम राशि होती और अंग्रेज इनसे इतना खौफ खाते थे कि इन्होंने 50,000 रुपए का इनाम रख के यह कहा कि मौलवी अहमदुल्लाह को जिंदा या मुर्दा उनके सामने पेश किया जाए। देखिए मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में पूछा जाता है या मिलान करने को आता है कि वह किस जिले में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, तो यह फैजाबाद जिले में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। इन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में 1940 ईस्वी में जनरल डायर की हत्या कर दी। जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। कहां? लंदन में इन्होंने 1940 ईस्वी में जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आपको पता है कि यह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। बाद में जनरल ओ डायर की हत्या करने के बाद जो है जनरल ओ डायर की हत्या इन्होंने कब की थी? इन्होंने 1940 में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है ना, और बाद में इन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया था। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। देखिए ऊधम सिंह का जो संबंध है वह 1857 के विद्रोह से नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट स्वयं पढ़ता हूँ और जितना आवश्यक होता है उतना जवाब भी देता हूँ। ठीक है ना, और आपकी अगर कोई इच्छा हो तो आप हमें बता सकते हैं, जितना संभव हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपना विषय पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करिए और जीएस पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। मैं हर बार कह रहा हूं कि पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। अब जैसे इतिहास विषय है, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्नों से हम बड़े प्रश्नों की तरफ चलेंगे, लेकिन हाँ बहुत ऐसे प्रश्न हम आपको नहीं पढ़ाएंगे जिनका आपके परीक्षा में उपयोगिता नहीं है, लेकिन जिन प्रश्नों में से में बहुत रोचकता है या बहुत आकर्षक प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम लेके नहीं आएंगे। सिर्फ उपयोगी प्रश्नों को लेकर आएंगे, भले ही वो कितने आसान हो और भले ही वो कितने कठिन हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।